तो आप जब इस एसएसपी बने, एसपी बने, ये तमाम सिलसिला आपका स्टार्ट रहा, तो शहबाज शरीफ के साथ आपके जो मामलात हैं वो ख़राब कैसे हुए? उन्होंने आपको मुअत्तल भी किया, सस्पेंड किया? शहबाज साहब का स्टाइल था, वो डीआईजी रैंक के अफसरों को भी यूँ उंगली के इशारे से बुलाया करते थे, इधर आओ इधर आओ बात सुनो। शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा मुझे हटवाया, खुद ही भेजा और खुद ही हटा दिया। फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ करवा दी उन्होंने? पंजाब में करवाई थी या दोबारा वहीं ऐसे कोई मतलब साइड पोस्टिंग थी, एडीआईजी लाड़काना। फिर एक और वो एमपीए थे वजीराबाद सोदरा के, जफर इकबाल साहब, उनका भी रोज़ ही कोई मसला होता था, ये एसएचओ वो लगाओ, वो फलाना ये करो। देखिए असल में जब हम लोग यंग थे उस वक्त, तो उन दिनों नवाज शरीफ साहब का एक मशहूर फ़िक्रा चला था, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। असहार खान ने इनको निकाला था। ठीक है। तो हमें भी बड़ा उस वक्त बड़ा इंस्पायर हुए कि यार कोई लीडर है पाकिस्तान में जो मतलब देखें कितना बहादुर है, जिसने इक़्तिदार छोड़ दिया लेकिन उसने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो बड़ा मैं इंस्पायर हुआ, बड़े कि जी नवाज शरीफ बड़ा लीडर है, और बड़ा यानी एक वो डेवलप हो गया सिंपैथी मुस्लिम लीग के साथ। तो मेरे कज़न हैं, हम लोग तो चूँकि नौकरी में थे, मैं भी, हमारे जो ट्राइबल चीफ थे सरदार फारूक खान, वो भी जॉब में थे, तो फिर हम जावेद खान को सपोर्ट करते थे दिलो जान से कि जी चलें, हमारी फैमिली का कोई तो बंदा आगे आए। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, फिर उनको मैंने काफ़ी परसुएड भी किया कि आप ये लोकल ग्रुपिंग छोड़ें कि जी मैं दरीशत ग्रुप से हूँ, मैं मज़ारी ग्रुप से हूँ, मैं लगारी ग्रुप से हूँ, आप पार्टी पॉलिटिक्स करें। ठीक है। तो वो फिर कांजू साहब मेरे मेहरबान थे, सिद्दीक कांजू, मुशाहिद हुसैन साहब मेहरबान थे मेरे, तो उनके ज़रिए फिर मैंने उनको परसुएड किया। वो चाहते थे कि यार अभी मतलब जैसे चल रहा है चलाएं इसको। वो मैंने काफ़ी इसरार किया, बल्कि उनको फिर आखिर कायल कर लिया कि आप ज्वाइन करें। फिर उन्होंने ज्वाइन की, और वो ज़माना था जब नवाज शरीफ साहब मतलब अंडर क्लाउड्स थे, उन दिनों वज़ीर एताब थे, तो प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी उस वक्त मतलब उनका दौर चल रहा था। तो मैं बल्कि उस वक्त एसएसपी लोधरा था, तो मैं वहाँ से हटा तो उन्होंने मुझे ओएसडी बनवा दिया, और मैं पूरे 4 साल में ओएसडी रहा। ठीक है। फारूक लगारी ने करवाया? फारूक लगारी साहब ने। वो चूँकि सियासतदानों तक तो फिर हाथ नहीं पड़ता, मुलाजिम पेशा बंदा वो गड़े की मछली होता है, वो फ़ौरन काबू में आ जाता है। वो तो काबू में आ जाता है। वो फिर उनको लोग शायद मिसलीड भी करते होंगे कि जी ये मतलब पॉलिटिक्स में इसकी वजह से भी ज़्यादा 4 वोट मिलते हैं, तो वो मेरे ऊपर फिर उन्होंने गुस्सा निकाला, तो मुझे उन्होंने ओएसडी बनवा दिया। तो फिर बल्कि वो रज़ी फार्म पे बड़ा जुलूस लेके आए, उसकी आड़ में मुझे भी, मेरे ऊपर उन्होंने एक केस बनवा दिया। कोई एफआईआर तो नहीं थी, यानी डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट हो गई, इंक्वायरी मेरी करवा दी कि जी इसने सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया है, लिहाजा इसको नौकरी से फारिग किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट हाउस से इंस्ट्रक्शंस आई, मेरी इंक्वायरी हुई, फिर चीफ सेक्रेटरी तक फाइनल पर्सनल हियरिंग हुई, उसमें भी उन्होंने मुझे दबे अल्फाज में कह दिया कि मैंने उनको बताया कि भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। आप उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पे? मैं नहीं था वहाँ मौजूद, मैंने उनको बता दिया खुल्लम खुल्ला। लेकिन रिपोर्ट्स आपके मुकम्मल खिलाफ आई थी। रिपोर्ट वो सारी इंक्वायरी तो ज़ाहिर गवर्नमेंट के होते हुए कौन मेरे हक़ में लिखता है। उन्होंने सब ने लिख दिया कि हाँ जी ये वाकई वहाँ मौजूद था, जब नवाज शरीफ साहब का जुलूस गुजरा तो ये भी वहीं था, बल्कि इसने डीएसपी को थप्पड़ मार के रेलवे लाइन फाटक इसने खुलवाया, तो जो बिल्कुल मतलब गलत बात। मैं वहाँ उस वक्त था ही नहीं। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को यही बताया, मैंने कहा जी मैं सिंपथाइज़र ज़रूर हूँ, जावेद खान मुस्लिम लीग में है, हमारे कज़न हैं, मेरी फैमिली उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन मैं वहाँ जुलूस में होता तो मैं चाहे तहरीरी बयान कुछ भी देता, मैं आपको पर्सनली कह देता कि जी मैं वाकई मौजूद था, लेकिन आप प्लीज़ मुझे इसमें कुछ कंसेशन दे दें थोड़ा सा। तो लेकिन वो बड़े दिलचस्प आदमी थे, असलम हयात कुरैशी साहब थे चीफ सेक्रेटरी, मेरे ऊपर बड़ा उनका एहसान भी है, उन्होंने ये सारी वो करके तो अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्रेसिडेंट उन्होंने 2-3 महीने मेरा केस सर्द खाने में डाले रखा, वरना वो मेरी डिसमिसल का ऑर्डर नोटिफिकेशन हो गया होता। वो मुझे हंस पड़े, कहने लगे कि तुम्हें मैं एक एडवाइस दूँ, गो एंड मेक योर रिलेशनशिप बेटर विद द प्रेसिडेंसी।
ठीक है। तो उस वक्त जवानी थी, गर्म खून था। कि फारूक लगारी के साथ जाओ और हाँ, मामला हाँ, ठीक हाँ, करो। तो मैंने उनको उसी वक्त जवाब दिया, मैंने कहा सर आई एम अफ्रेड दिस वोंट बी पॉसिबल। तो पंजाबी में फिर मुझे हंस के कहने लगे फिर तेरी बचत ही कोई नहीं होगी। मैंने कहा सर अल्लाह मालिक है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। ओके। तो लेकिन उन्होंने वो फ़ौरन वो करके कंक्लूड करके, तो बजाय मेरी रिपोर्ट इस्लामाबाद भेज देते जहाँ मेरा डिसमिसल ऑर्डर हो जाता, उन्होंने वो भेजी नहीं, 2-3 महीने रखी। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि फरवरी में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो मैं डिसमिसल से बच गया और उन्होंने मुझे फिर वो मतलब नई बहाली दोबारा बहाल कर दी। तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भेजा कि जी आपको हम ना वो भेज रहे हैं, वो चांदी साहब बहाल तो आपको कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है, थोड़ी प्रॉब्लम है, वो आपको सिंध जाना होगा। तो मैंने उनको पूछा जी मेरा कसूर, क्यों भेज रहे हैं आप सिंध? कि नहीं वो खुल के मुझे नहीं बताना चाह रहे थे कि फारूक लगारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हो गए थे और वो प्लान भी हो गया था कि बेनज़ीर साहब को उनकी गवर्नमेंट गिरा के लगारी साहब ने उनको आउट किया हुआ था। 97 में इलेक्शन होने थे तो ये तय हो गया था कि अगली गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब को देनी है। मियाँ साहब की और इनकी मुलाकात भी हो गई थी इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में, वो सुना है घड़ियाँ भी एक्सचेंज हुई, यानी दोस्ती हो गई। तो वो शहबाज शरीफ साहब मुझे खुल के नहीं कहना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट का प्रेशर है कि आपको पंजाब में नहीं रखना। तो बस वो गोल मोल फिर मुझे वो कहते थे नहीं बस वो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा जल्दी, बस वो थोड़े अरसे की बात है, तो आपको आप जहाँ भी कहें आपको वहाँ भिजवा देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से आपको जो है पंजाब से सिंध भेजा गया, तो सिंध जो है आप कितना अरसा वहाँ पर रहे थे? मैं सिंध में गया, मेरी पोस्टिंग हो गई एज SSP सक्खर। तो हार्डली वहाँ कोई 3 महीने गुजरे थे। तो एक दिन फिर मुझे IG का फ़ोन आया, यार वो तुम्हें वहाँ से हटाना है ना, तुम्हारे तबादले का क्या बैकग्राउंड है? मैंने कहा सर मेरा बैकग्राउंड यही है कि शायद फारूक लगारी साहब मेरे से खुश नहीं हैं, तो वो उन्होंने ही मुझे पंजाब से यहाँ, वो चाहते थे मैं पंजाब में नहीं रहूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ भेजा गया। उन्होंने कहा नहीं मैं इस ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा, अभी फिर आपको ऑर्डर आया कि अभी आपको फिर हटाना है यहाँ से, सक्खर से फिर हटाना है, फिर हटाना है, तो आपको कहीं ऐसे फजूल साइड पोस्टिंग देनी। तो मैंने कहा सर मेरे जहन में तो यही आता है, प्रेसिडेंट साहब आए थे 14 अगस्त को कराची, वो मज़ार-ए-कायद पे शायद गए थे, तो मेरा ख्याल है उन्होंने ही लियाकत जतोई साहब को कहा होगा कि इसको हटा दें यहाँ से, तो और तो मेरे जहन में कुछ नहीं आता। मेरा कोई कंप्लेंट होती तो आप मेरे IG हैं, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। तो कहते यार देख लो अगर कोई मैनेज कर सकते हो तो, नहीं तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरी है फिर वो करना पड़ेगा। उन्होंने खैर मुझे हटा दिया। तो वो पता ये चला मुझे फिर जुल्फ़िकार खोसा साहब ने बताया था, उन्होंने कहा तुम ये जो समझ रहे हो कि तो तुम्हें लगारी साहब ने जतोई साहब को कहा है, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने तुम्हें भेजा है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ही तुम्हें हटाया है। और उनके यहाँ शायद प्रेसिडेंट साहब के बेटे अवैस लगारी साहब गए और उन्होंने जाके उनको कहा कि ये हम पंजाब से आपने क्या निकाला है, वो उल्टा हमारे दरवाजे पे बिठा दिया, उस चक्कर में हर वीकेंड पे आता है, किसी को छुड़वाता है किसी को बंधवाता है, तो ये मामला फिर ख़राब कर रहे हैं। ये तो फिर मज़ा नहीं आया, फिर निकालने का क्या फ़ायदा है, तो उसको हटाएं यहाँ से। तो उन्होंने कहा असल तो ये है, वो एक शेर नहीं आप सुनते कभी कि वो देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। तो वो एक्चुअली वो शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा मुझे हटवाया, खुद ही भेजा और खुद ही हटा दिया। फिर आपकी पोस्टिंग क्या करवा दी उन्होंने? पंजाब में करवाई थी दोबारा? ऐसे कोई मतलब साइड पोस्टिंग थी, ADIG लाड़काना। ठीक है, खैर मैं वहाँ चला गया। तो फिर इत्तेफाक से फिर लगारी साहब से इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, लगारी साहब रिज़ाइन कर गए। तो फिर एक दिन मुझे आया फ़ोन कि जी आपको वापस बुला रहे हैं पंजाब में। ठीक है, यानी लगारी साहब की वो रुकावट तो ख़त्म हो गई। तो मैं आया तो इन्होंने मुझे बड़े वो किया स्टाइल से, जैसे उनका स्टाइल था कि तो चांद साहब को गुजरांवाला भेज रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब, हाँ किसी की नहीं सुननी हो, किसी के वो नहीं मानना, मेरिट पे काम करना, नो कम्प्रोमाइज़, किसी की नहीं सुननी आपने। ठीक है, मैं भी फूक में आ गया, मैंने कहा CM खुद कह रहा है। तो वहाँ वो उस ज़माने में कर्नल सरवर चीमा साहब MNA होते थे, दस्तगीर खान MNA होते थे, एक ज़फ़र इकबाल साहब थे सोदरा के। तो बहुत सारे इश्यूज़ पे वो मैं उनको ओब्लाइज नहीं कर सका, वो मेरे से थोड़े खफा होने शुरू हो गए।
ठीक है। एक तो दस्तगीर खान साहब के पंप पे डकैती हो गई 2 लाख की। हम्म। अच्छा, वो मेरे डीआईजी भी बड़े परेशान थे कि चले उनको मौका चल के देखें। मैंने कहा सर वो एक एसएचओ का काम है और एसपी सीआईए को मैंने भेजा, वो देखा है मौका। उन्होंने नहीं नहीं हम खुद चलेंगे। अब मैंने कहा जी आप डीआईजी आप चलें, मैं चला जाता हूँ। आप करें नहीं मैं भी चलूँगा साथ। वहाँ हम गए, वो खड़े रहे, वो देखा पंप पे है तो कोई नहीं। पूछा भी कोई है? उन्होंने कहा जी हाँ एक वो मुलाजिम मैनेजर का है। उन्होंने कहा जी वो नहीं है। कोई है? एक कोई बंदा खड़ा था, उसको बुलाया। कहते यार वो जब खान साहब आए उनसे बात हो ना तो बताना कि डीआईजी साहब आए थे मौका देखने। नहीं, ऊपर से इतनी इंस्ट्रक्शन आई हुई थी? ऊपर से नहीं होगी, वो अफसरों की खुशामद का भी एक अंदाज होता है। ठीक है। तो खैर हम वापस आए। फिर वो मुझे कह भी रहे थे कि यार इसका जल्दी कुछ करो, ट्रेस कराओ। वैसे ये दोहरा मयार नहीं है कि एक जो उस वक्त अपना मिनिस्टर थे या जो भी थे, उनकी डकैती या चोरी होती है 2 लाख रुपए की, तो डीआईजी आ जाता है, अगलों के कत्ल हो जाता है, उनकी चोरियां डकैतियां हो जाती हैं, तो एसएचओ तक नहीं आता। आप देखिए ना, एक पंप का मुलाजिम है, वो बगैर कोई प्रिकॉशन लिए बैंक जा रहा है पैदल, और उससे 2 मोटरसाइकिल सवार है, वो बैग छीन के ले गए, 2 लाख उसमें था। ये 98 की बात है। तो अब उसमें अब इतना बड़ा सानिया तो नहीं है जो खुदा ना खास्ता जैसे कोई किसी का कत्ल हो गया हो या क्या। तो ऐसी वारदातें हो जाती हैं। उसमें एसएचओ गया, एसपीसीआई गया। मैंने कहा सर इतना नहीं, ये आपको पता नहीं है कि खान साहब के बड़े मियाँ साहब के साथ कितने, मियाँ शरीफ साहब के साथ बहुत इनकी खाना वाहिदी है और ये बड़ा मसला बनेगा आपके लिए। तो या तो कुछ करो यार, इधर उधर से कुछ कार करा के किसी पे डाल दो और इनको वो रिकवरी दिखा दो। इनको रिकवरी दिखाओ आप। एसएचओ को बोले ना कि कहीं ना कहीं से रिकवरी करे और इनको राज़ी करे। मैंने कहा सर मैं क्या मुनासिब तो नहीं लगता मैं उसको कहूँ कि यार किसी पे ऐसे डाल दो और जाके दे दो। खैर वो डीआईजी साहब काफ़ी परेशान थे उस ज़माने में। मैंने नहीं किया, थोड़ा मैंने कहा अच्छा करते हैं कुछ। फिर एक और वो एमपीए थे वज़ीराबाद सोदरा के, ज़फ़र इकबाल साहब। उनका भी रोज़ ही कोई मसला होता था, ये एसएचओ वो लगाओ, वो फलाना ये करो। तो एमपीए साहबान जो थे जी, वो मेरे मतलब ज़्यादा खुश नहीं थे मुझसे। ऐसा खिलाफ होना एक शुरू। वो सरवरची मैंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे उस वक्त डिफेंस के। दस्तगीर खान भी मिनिस्टर तो नहीं थे लेकिन बहुत क्लोज थे शरीफ फैमिली के साथ। इन्होंने उनको पता नहीं क्या जाके वहाँ सुनाई कि जी वो जी बस लूट मच गई है वहाँ, और लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, रिश्वत का बाज़ार गर्म है, यूँ है यहाँ है। शहबाज शरीफ साहब ने जनाब, उन्होंने जो बंदा उनके लिए इतना ख्वार हुआ, 4 साल ओएसडी रखा सदर साहब ने, उनको इतनी लिहाज नहीं है कि मुझे बुला के मेरी क्लास ले लेते, मुझसे पूछते यार तुम्हारी ये शिकायत हुई है, बताओ क्या बात। कम से कम मैं, आप उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं कि नो कंप्रोमाइज। हाँ, मैं कम से कम उनको बताता तो सही कि सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है जो भी है, बगैर कुछ पूछे पाछे। मुझे सुबह अखबार उठाया तो लिखा है एसएसपी गुजरांवाला को सस्पेंड कर दिया गया है और वो जी बड़ी शिकायतें हैं उनकी, ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं ये। अब मैं बड़ा अपसेट हुआ, बहुत मतलब परेशानी भी हुई। मतलब एक तरह से एक इंसल्ट होती है ना किसी इंसान की कि यार अगर कुछ है तो मुझे बताओ तो क्या है। ठीक है। तो वो उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा कि इसकी सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दो, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट पीएसपी अफसर्स को सस्पेंड नहीं कर सकती, इनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भेजना होता है। ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको लिखा कि भाई जब किसी अफसर को आप सस्पेंड करते हैं तो उसके साथ चार्जशीट और स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस भी साथ लगा के भेजते हैं, तो हम उनकी बेस पे उसका सस्पेंशन ऑर्डर जारी। आपने खाली लिख के भेज दिया, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन इल्ज़ाम क्या है वो तो साथ भेजें। ये आ गए तो फिर वो सीएम हाउस से उनको कमिश्नर को और सॉरी डीआईजी को गुजरांवाला को और आईजी को लिखा गया कि जी इसके खिलाफ चार्जशीट और वो बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन। अब वो क्या बनाते, वो डीआई साहब मुझसे पूछ रहे थे यार वो इस तरह आया है तो अब देखो, फिर वो सीएम हाउस से चुका है, अब कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ा है, तो मैंने ऐसे गोल मोल करके कुछ भेज दिया। क्या चले जी, मैंने कहा जो आपका दिल करे, मैं क्या कह सकता हूँ। सस्पेंशन ऑर्डर नहीं हुए। ठीक है।
अभी तक ये मामला चल रहा है कि जी कुछ ना कुछ बना के भेजें, वो बना के उन्होंने कुछ पता नहीं कुछ ना कुछ लिख के भेजा होगा। तो 10-15 दिन सरदार जुल्फ़िकार खोसा मेरे मेहरबान थे, उन्होंने भी उनको बड़ा गिला दिया सीएम को कि कम से कम आपको उसको बुला के से पूछ तो लेना चाहिए था, अभी तुम्हें भी अपनी सफाई में कुछ कहना है कि नहीं। तुमने किया भी है कि नहीं किया? हाँ ठीक है। तो खैर वो सीएम ने वो उससे फिर रोक दिया कि जी ठीक है सस्पेंशन वगैरह ख़त्म करते हैं, हुई नहीं थी, मतलब वो मज़ीद उन्होंने उससे रोक दिया कि उसको प्रोसेस को आगे उसको वो नहीं करें, ठीक है। कंटिन्यू नहीं करें, तो बात ख़त्म हो गई। तो वो मतलब ये तो कर रहे थे कि चले मैंने सस्पेंड तो नहीं किया, तो ये ऐसे ही आप किसी राह चलते इंसान के ऊपर गंदी नाली से उठा के गंदगी फेंक दें, फिर आप कहें अच्छा यार चलें आप ये चेंज कर लें, ये कपड़े मुझे उतार के दे दें, मैं ड्राई क्लीन करा के दे देता हूँ। एक दफ़ा आपकी एक दफ़ा कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो गई ना, वो तो हो गई। हाँ। तो पर अब मैं उससे बड़ा मतलब डिसहार्ट हुआ, और जो गवर्नेंस का स्टाइल था वो भी ज़ाहिर पंजाब और सिंध में, मैं चूँकि सिंध में देख के आया था, वहाँ इतनी कर्टसी, इतना एहतराम देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और यहाँ ये हाल है कि शहबाज साहब का स्टाइल था, वो डीआईजी रैंक के अफसरों को भी यूँ उंगली के इशारे से बुलाया करते थे, इधर आओ बात सुनो। तो मैं वैसे ही मतलब तंग आ गया, मैं वो बड़ा डिसअपॉइंट हो के, तो मैंने वो चीफ सेक्रेटरी साहब होते थे सिंध के, मैंने उनको कहा सर कि यहाँ के गवर्नेंस स्टाइल से मैं तो नहीं चल सकता, मुझे मैं मुझे मेरी रिक्वेजिशन भेज दें सिंध के लिए। ठीक है। तो उन्होंने मेहरबानी की, मुझे वो रिक्वेजिशन भेज दी, मेरा ट्रांसफ़र वापस सेंड हो गया, दोबारा आप अपनी मर्ज़ी से मैं चला गया। मैंने कहा यहाँ मेरा इस तरह के उसमें